हालांकि बाहर से कोई इसे नोटिस न करे। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब तुम्हारा मन तब भी नहीं रुकता, जब तुम्हारा शरीर पहले ही बिस्तर पर होता है। तुम बिना सोचे कहे गए शब्दों पर बार बार लौटते हो, बातचीतों को फिर फिर दोहराते हो, पुरानी बहसों को ऐसे जीते हो जैसे वे अभी अभी हुई हों, और कोई भी छोटा सा उत्तेजक, एक आवाज, ट्रैफिक, किसी का हाव भाव तुम्हें चिढ़ाने के लिए काफी होता है। इन सब के बीच एक असहज एहसास उभरता है, यह विचार कि तुम्हारे भीतर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन यह निष्कर्ष गलत है। तुम्हारे भीतर कुछ भी दोषपूर्ण नहीं है। जो है वह अंदरूनी शोर की अधिकता से पैदा हुई गहरी थकान है। यदि तुम इस सामग्री के अंत तक बने रहते हो तो तुम्हें साफ समझ आएगा कि तुम्हारे मन में क्या हो रहा है, और सबसे बढ़कर उस मानसिक बोझ को छोड़ना कैसे शुरू किया जाए। यह न तो अजीब तरीकों की बात है और न ही जटिल अनुष्ठानों की, बल्कि भीतर घट रही चीजों को देखने का एक नया ढंग अपनाने की बात है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो तुम्हें वह नियंत्रण वापस दिलाता है जिसे तुम खोया हुआ समझते थे। यह सामग्री आंतरिक जागरण पर केंद्रित एक त्रयी की शुरुआत करती है, जो जापानी मूल की 3 अवधारणाओं पर आधारित है, जिन्हें बहुत कम गहराई से समझाया जाता है। यहां तुम्हें खोखले प्रेरक वाक्य या बिना आधार की दोहराई गई पुष्टि नहीं मिलेगी। आत्मविश्वास 1000 बार मैं कर सकती हूं कहने से नहीं, बल्कि एक मजबूत और ईमानदार मानसिक आधार बनाने से पैदा होता है। इस पहले भाग में हम मुशिन का अन्वेषण करते हैं, एक ऐसी दर्शन पद्धति जो मन को साफ करने और निरंतर शोर को कम करने में मदद करती है। आगे चलकर साटोरी तुम्हें यह समझने में सक्षम करेगा कि अक्सर तुम्हें यह स्पष्ट क्यों नहीं होता कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। अंत में सनिन यह दिखाएगा कि उस इच्छा को पहचान लेने के बाद स्वयं के प्रति सच्चे कैसे बने रहना है, क्योंकि एक बुनियादी बात है जिसका जिक्र लगभग कोई नहीं करता। केवल स्पष्टता के क्षण होना पर्याप्त नहीं, उन्हें समय के साथ संभाल कर रखना भी सीखना होता है। जब मन शांत होता है तो भीतर की चीजें विकसित हो पाती हैं। उस स्पष्टता के बिना कुछ भी सचमुच जड़ नहीं पकड़ता। समस्या यह है कि लगभग किसी को यह नहीं सिखाया गया कि खो जाने का एक शांत तरीका भी होता है। मानसिक शोर में फंसकर जीना, बिना रुके सोचना सामान्य मान लिया गया है, लेकिन यह न तो प्राकृतिक है और न ही स्वस्थ। विचार बिना बुलाए आते हैं, अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, और जब तुम उन्हें रोकना चाहते हो तो पता ही नहीं चलता कि कैसे। विज्ञान भी इसे समर्थन देता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध बताते हैं कि जागते समय का लगभग आधा हिस्सा हमारा मन भटकता रहता है, वर्तमान से दूर। यह निरंतर भटकाव हानि रहित नहीं है, यह अंदरूनी थकान के प्रमुख स्रोतों में से एक है। इसे समझना अपने पास लौटने का पहला कदम है। एक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, दिन के बड़े हिस्से में तुम वास्तव में वहां नहीं होते जहां तुम्हारा शरीर होता है। तुम्हारा ध्यान अतीत में चला जाता है, भविष्य की ओर दौड़ पड़ता है, या उन संवादों में खो जाता है जो सिर्फ तुम्हारे मन में मौजूद होते हैं। शोध ने एक और अहम बात दिखाई। जो लोग वर्तमान में टिके रह पाते थे वे अधिक कल्याण की अनुभूति बताते थे, जबकि जो लोग लगातार भटकाव में फंसे रहते थे वे अधिक असंतोष महसूस करते थे। यह मानसिक झूलना तुम्हारे जीवन के असली पलों को चुरा लेता है और स्पष्ट परिणाम छोड़ जाता है। चिंता, भावनात्मक थकान, निर्णय लेने में कठिनाई और बिना ठोस कारण के उभरने वाला अपराध बोध। समस्या यह नहीं कि तुम्हें सोचना नहीं आता, समस्या यह है कि तुम रुकते ही नहीं। इसके अलावा तुमने हर विचार को ऐसा मानना सीख लिया है जैसे वह तुरंत सच और अनिवार्य रूप से सुलझाने योग्य हो, जबकि यही स्वचालित प्रतिक्रिया तुम्हें भीतर से खाली कर देती है। अपने मन से जुड़ने का एक और तरीका भी है और उसका एक प्राचीन नाम है। जापान में इसे मुशिन कहा गया, एक समझ जो सदियों पहले योद्धाओं और गुरुओं ने विकसित की, जिन्होंने विज्ञान के अध्ययन से बहुत पहले मन के कामकाज को देखा। मुशिन का अर्थ शून्य हो जाना या सोचना बंद करना नहीं है, बल्कि बिना चिपके सोचना, फंसे बिना महसूस करना और तुरंत प्रतिक्रिया दिए बिना निरीक्षण करना है। समुराई इस अवस्था का अभ्यास इसलिए करते थे ताकि
अव्यवस्था के बीच भी सटीकता से कार्य कर सकें, बिना आंतरिक विचलनों के जो उन्हें नुकसान पहुंचाए, क्योंकि संदेह का एक पल भी सब कुछ छीन सकता था। आज तुम युद्ध भूमि में नहीं हो, लेकिन अक्सर भीतर एक निरंतर दबाव महसूस करते हो, जैसे तुम्हारे भीतर कुछ आराम नहीं पा रहा हो। मुशिन ने तो साधुओं का विशेषाधिकार है, और न ही इसके लिए जटिल अनुष्ठान, खास आसन या पेचीदा तकनीकें चाहिए। यह सबसे बढ़कर देखने का एक अलग तरीका है। विचार को उभरने देना बिना उसका पीछा किए, भावना को उठने देना बिना तुरंत प्रतिक्रिया किए। यह नियंत्रण थोपने की बात नहीं, बल्कि जगह बनाने की बात है। विचार मौजूद हो सकता है, पर उसे तुम्हारे जीवन की गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे और तुम्हारे मन में घट रही चीजों के बीच यह छोटी सी दूरी बनती है, तो कुछ ऐसा उभरता है जिसे शायद तुम भूल चुके थे। शांति। यह कोई अमूर्त विचार नहीं है, यह व्यावहारिक है, और तुम इसे आज ही अपनी दिनचर्या बदले बिना लागू कर सकते हो। पहला कदम है निरीक्षण। जब कोई विचार तुम्हें तेज करे, चिढ़ाए या संदेह में डाले, तो उससे बहस मत करो और ना ही उसे धकेलो। बस उसे देखो, और अगर मदद करे तो उसे एक नाम दे दो। यही छोटा सा इशारा जगह बना देता है। दूसरा कदम है तुरंत प्रतिक्रिया न देना। किसी असहज टिप्पणी, ट्रैफिक या बार बार आती सूचना के सामने ठहरो। जवाब देने से पहले सांस लेना अपनी आंतरिक सत्ता वापस पाने का एक शांत तरीका है। तीसरा कदम है छोड़ देना। हर विचार ध्यान के योग्य नहीं होता, और हर भावना को कार्रवाई में बदलने की जरूरत नहीं होती। बहुत सी चीजें तब कमजोर पड़ जाती हैं जब तुम उन्हें पोषण नहीं देते। मुशिन दिन के छोटे छोटे क्षणों में प्रशिक्षित होता है, न दूर के एकांत शिविरों में, न केवल किताबों में, बल्कि वर्तमान में। बस एक ऐसा पल काफी है जब तुम उलझते नहीं हो और थोड़ी सी मानसिक आजादी मिल जाती है। वहीं से सब कुछ व्यवस्थित होने लगता है। जब तुम अपने मन से गुजरने वाले हर विचार पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तो कुछ बदलता है। विचार गायब नहीं होते, वे क्रम में आ जाते हैं। स्पष्टता बढ़ती है, चिंता घटती है, फैसले शांति से लिए जाते हैं। तुम बिना फट पड़े सुन पाते हो और विश्राम आता है। दिन भर को घसीट कर बिस्तर तक लाए बिना बाहर जीवन चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ नया जन्म लेता है। जगह, और उस जगह में तुम कोई और नहीं बनते, बल्कि सचमुच वर्तमान हो जाते हो। यह जादू नहीं, मानसिक प्रशिक्षण है। और जिन अध्ययनों ने समस्या की ओर इशारा किया था, उन्होंने यह भी दिखाया कि यही समाधान का एक हिस्सा है। ध्यान और सजगता, माइंडफुलनेस की प्रथाओं ने यह साबित किया है कि वे बार बार दोहराने वाले विचारों से जुड़ी चिंता को कम करती हैं और मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को मजबूत बनाती हैं जो भावनाओं के नियमन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह बदलाव प्रतीकात्मक नहीं है, मस्तिष्क वास्तव में रूपांतरित होता है। हर बार जब तुम अपने मन में हो रही चीजों को तुरंत प्रतिक्रिया दिए बिना देखने का चुनाव करते हो, तुम अपने सोचने के तरीके को फिर से प्रशिक्षित कर रहे होते हो। इसे बिल्कुल परफेक्ट करने की जरूरत नहीं, बस बिना बहाव में बहे देखना शुरू कर देना काफी है। यही सरल सा कार्य पहले से ही स्वतंत्रता का एक संकेत है। मूल रूप से यही मुशिन है। और हर बार जब तुम फट पड़ने के बजाय ठहरने का निर्णय लेते हो, तुम खुद को याद दिलाते हो कि शोर के परे तुम कौन हो। फिर भी मन को साफ करना केवल शुरुआत है। जब अंदरूनी कोलाहल कम होता है और जगह बनती है, तो एक अपरिहार्य और अधिक गहरा सवाल उभरता है, मैं वास्तव में क्या चाहती हूं। यही सवाल इस त्रयी के दूसरे अध्याय साटोरी की ओर ले जाता है, जहां तुम समझोगे कि अक्सर तुम्हें यह स्पष्ट क्यों नहीं होता कि तुम क्या चाहते हो, और कैसे जागरूकता का एक ही क्षण तुम्हारी दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। इसके बाद आता है सानीन, जो उतनी ही अहम बात को संबोधित करता है। जो तुम सच में चाहते हो, उसे पहचान लेने के बाद स्वयं के प्रति सच्चे कैसे बने रहना है, क्योंकि केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं। यदि तुम उस स्पष्टता को बनाए नहीं रखते, तो शुरुआती बिंदु पर लौट जाना आसान होता है। यह श्रृंखला तुम्हें अपने भीतर सच्चा आत्मविश्वास बनाने में मदद करने के लिए तैयार की गई है।
यदि आज तुम कोशिश करने का निर्णय लेते हो, यदि तुम मुशिन का अभ्यास शुरू करना चुनते हो, तो टिप्पणियों में लिखो, मैं मुशिन स्वीकार करती हूं। यह किसी और के लिए किया गया इशारा नहीं है। यह तुम्हारे लिए एक निजी याद दिलाना है कि उस सारे शोर के नीचे तुम अभी भी मौजूद हो। और यदि इस सामग्री ने तुम्हें कुछ वास्तविक दिया, तो इसे लाइक करके समर्थन करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन सक्रिय करो। अगले 2 वीडियो इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं और तुम उन्हें मिस नहीं करना चाहोगे। अगली बार मिलते हैं।